नमस्कार साथियों, किराड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हम लोग जो हमारे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था, उसके अंतर्गत मित्रों हम लोग भूगोल विषय को प्रारंभ किया था हमने। और उसके अंदर हम लोगों ने कल पिछली वाली क्लास में भूकंप टॉपिक पढ़ा था। तो मित्रों, भूकंप के बाद में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ज्वालामुखी। तो आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो मित्रों, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखो मित्रों। हेलो। हाँ मित्रों, अब सबसे पहले आ जाओ मित्रों कि हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या काम में आता है, क्या महत्व है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा, हम लोग सभी जानते हैं, ये व्यवहारिक चीज़ है कि जब हमारे को किसी चीज़ की कीमत पता होती है तभी हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, अर्थात उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थात मित्रों आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो ये हमारी, पेन सेलेक्ट करता हूं मैं। हाँ देखो मित्रों, कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का मतलब ये हमारी पृथ्वी का भूगर्भिक भाग है, अर्थात इसके अंदर का भाग है। और मित्रों आप लोगों को पता होगा, हमारी पृथ्वी का जो भू केंद्र है, इसकी गहराई 6,371 किलोमीटर तक है। और अभी तक जो मानव है, वो मानव मित्रों मात्र 12 किलोमीटर तक की गहराई तक की, 12 किलोमीटर की गहराई तक की जो अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग जो सोने की खान है, वहां तक वो खुदाई करने के उद्देश्य से गया हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोगों को हमारी पृथ्वी भूगर्भ में किस प्रकार की है उसके बारे में अभी तक सटीक जानकारी नहीं है। केवल हम अनुमान ही लगा पाते हैं कि हमारी पृथ्वी का भूगर्भ इस प्रकार से होगा या इस प्रकार की स्थलाकृतियां अंदर होंगी। तो कहने का मतलब मित्रों, हमारी पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास में ये जो भूकंप और ज्वालामुखी है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो देखो मित्रों, जैसे ये हमारे पृथ्वी का भू केंद्र 6,300 किलोमीटर है, और इस भू केंद्र को यानी हमारी पृथ्वी को हम तीन भागों में बांटते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको अपन क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? क्रस्ट के नाम से, यानी इसको क्रस्ट बोलते हैं, या इसको अपन एक प्रकार से भू प्रपट्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद में मित्रों ये जो इसके नीचे वाला भाग है, इसको मेंटल के नाम से जानते हैं। और मित्रों ये जो नीचे ही नीचे लास्ट वाला भाग है, इसको कोर के भी नाम से जानते हैं, यानी कोर, या इसको हिंदी में बोलेंगे अपन क्रोड। तो देखो मित्रों, हमारी इसके ज्वालामुखी का या अपन जो ये भूकंप और ज्वालामुखी पड़ रहे हैं, इनका क्या महत्व है। तो देखो, हमारे पृथ्वी का भू केंद्र 6,371 किलोमीटर है। इसके बाद में देखो मित्रों, मनुष्य अभी तक 12 किलोमीटर की दूरी तक ही जा पाया है। तो आप लोग बताओ मित्रों कि जैसे मान लो अपन 12 किलोमीटर की दूरी अभी तक हमने तय की है, और हमें 6,371 किलोमीटर की गहराई तक का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हम लोग उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम लोग हमारे पास में जानकारी किस प्रकार से लें, क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के भूगर्भ में जाते हैं तो तापमान लगातार बढ़ता जाता है। और एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी मित्रों, इतना तापमान बढ़ जाएगा कि अपन मान लो अगर कोई अंदर मशीन भी लेके जाएं तो वो पृथ्वी की उष्मा के कारण अंदर ही पिघल जाएंगी। तो इस कारण से मित्रों हम लोग अंदर भूगर्भ में नहीं जा सकते पूरे क्षेत्र पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भूकंप और ज्वालामुखी की जो गतिविधियां होती है, इनके माध्यम से हम लोग कुछ अनुमान लगा पाते हैं। तो देखो मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत या साधन कौन कौन से हैं। तो कहने का मतलब मित्रों, हमारी जो पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है उसको जानने के हमारे पास में तीन साधन है, तीन प्रकार के साधन है। और वो तीन प्रकार के साधन कौन कौन से मित्रों? पहला है प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मित्रों अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत, और तीसरा स्रोत है मित्रों पृथ्वी निर्माण के सिद्धांत, अर्थात हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी है इसके निर्माण के भी कुछ साधन है। उन साधनों के माध्यम से भी हम लोग इसके बारे में अनुमान लगा पाते हैं। तो देखो मित्रों, पहला है प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत। तो प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत के अंदर मित्रों पहली चीज है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले पदार्थ, अर्थात हमारे जो ज्वालामुखी आता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, वो कहाँ से आए हैं, कितनी गहराई से आए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अनुमान लगा पाते हैं। इसके बाद में मित्रों दूसरा है
अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, अर्थात आप लोगों ने पढ़ा होगा वायुमंडल टॉपिक के अंदर कि जो अपना ये आयन मंडल है उसके अंदर अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों ये भी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मददगारी है। क्यों? क्योंकि मित्रों हमारी पृथ्वी है वो भी एक ब्रह्मांड का ही भाग है। तो उल्कापिंड जिस प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं तो वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि उसी प्रकार के पदार्थ से हमारी पृथ्वी का भूगर्भ भी बना हुआ होगा। तो इस कारण से ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद में मित्रों भूकंपीय तरंगे, जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये भूकंपीय तरंगे हमारी पृथ्वी के बारे में जानने का सर्वाधिक सटीक और महत्वपूर्ण और सही सिद्धांत है, यानी सही चीज है। इसके बाद में मित्रों दूसरी चीज है अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत के अंदर, पहली है तापमान, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जिस प्रकार से अंदर जाते जाएंगे तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। तो उससे भी हम लोग हमारी पृथ्वी हमारा भूगर्भ किस प्रकार की चीजों से बना हुआ है उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। इसके बाद में मित्रों दूसरा साधन है घनत्व, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर हम लोग जाएंगे तो पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है, तो उससे भी हम लोग अनुमान लगा पाते हैं। इसके बाद में मित्रों तीसरी चीज दबाव, अर्थात हम लोग पृथ्वी के भूगर्भ में जाएंगे तो हमारे दबाव भी बढ़ता जाएगा, तो उससे भी हम लोग अनुमान लगा पाते हैं। तीसरे साधन है मित्रों हमारी पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानने के, इनमें पहला है जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, अर्थात ये सिद्धांत जो दिया गया है इसके माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं। इसके बाद में मित्रों ओटो स्मिथ की अंतर तारक धूलि परिकल्पना, अर्थात इस सिद्धांत के बारे में भी हम लोग अनुमान लगाते हैं। इसके बाद में मित्रों चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, अर्थात इनके माध्यम से भी हम लोग जान पाते हैं। इसके बाद में मित्रों कांट की वायुवराशी परिकल्पना, अर्थात इन सिद्धांतों के माध्यम से भी हम लोग ये अनुमान लगा पाते हैं कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार की चीजों से बनी हुई है, अर्थात हमारी पृथ्वी का भूगर्भ किस प्रकार का है। जैसे कि ये जेम्स जीन्स की ग्रहणु परिकल्पना है तो इसके माध्यम से हम लोग हमारी पृथ्वी के बारे में जान पाते हैं। तो आगे देखो मित्रों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम जो हमारा मूल टॉपिक है ज्वालामुखी उसके ऊपर आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए मित्रों ये जो ज्वालामुखी है इसे ज्वालामुखी को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। सेफ्टी वाल्व का मतलब है मित्रों कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर या हमारी पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसके अंदर अगर मान लो मित्रों तापमान बढ़ता है तो वो तापमान बढ़ करके हमारी पृथ्वी के जो भूगर्भ की चट्टानें हैं उनको पिघला करके वो एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसके माध्यम से कि कहने का मतलब एक तरीके से अपनी पृथ्वी का तापमान कंट्रोल हो जाता है। इस कारण से इसे ज्वालामुखी जो घटना है इसको सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। तो इसमें देखो मित्रों सबसे पहला है विश्व में सर्वाधिक, अर्थात विश्व के अंदर सर्वाधिक ज्वालामुखी क्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो जैसा कि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व के अंदर सर्वाधिक जो अपना प्रशांत महासागर है उसका पश्चिमी भाग और उसका पूर्वी भाग, तो वहां पर ये ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं घटित ज्यादा होती है। इस कारण से मित्रों इसको अग्निवलय या इंग्लिश के अंदर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ आते हैं सर्वाधिक, तो ये मित्रों फिलीपींस अपने एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, एक द्वीपीय राष्ट्र है, तो वहां पर ये फिलीपींस में ये सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी आते हैं। इसके बाद में मित्रों सर्वाधिक ज्वालामुखी विश्व में, अर्थात विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो अपने एक भारत के दक्षिण पूर्व में छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है इंडोनेशिया, और विश्व जनसंख्या के अंदर जैसा अपन ने पढ़ा था कि ये लगभग इंडोनेशिया विश्व में चौथे स्थान पर है विश्व जनसंख्या के अंदर। तो कहने का मतलब ये इंडोनेशिया है, यहाँ पर भी सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। इसके बाद में मित्रों विश्व में सर्वाधिक बड़ा ज्वालामुखी, तो ये मित्रों हवाई द्वीप समूह, ये जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर ये यूएसए का एक राज्य है हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप समूह के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोवा, क्या नाम है मित्रों इसका, मोना लोवा। इसके बाद में मित्रों विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी ये माउंट ताल फिलीपींस के अंदर है। कहां पर है मित्रों, माउंट ताल फिलीपींस के अंदर है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखो मित्रों अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है अपने सामने कि ये जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, ज्वालामुखी आते हैं, इनके आने का कारण क्या है। तो मित्रों इसमें इनके आने का जो मुख्य कारण है
वो है प्लेट विवर्तनिकी। क्या है मित्रों? प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर 3 प्रकार की गतियां होती है मित्रों। प्लेटों के अंदर कितने प्रकार की गतियां होती है? 3 प्रकार की गतियां। पहली है मित्रों आपके अभिसारी गति। पहली कौन सी मित्रों? अभिसारी गति या अभिसारी प्रवाह कह सकते हैं अपन इसको। इसके बाद में मित्रों दूसरा है अपसारी गति। दूसरा कौन सा है मित्रों? अपसारी गति। अपसारी गति। और इसके बाद में मित्रों तीसरी है आपके संरक्षी किनारा। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं इसको, संरक्षी किनारा। तो मित्रों इसमें होता क्या है? ये अभिसारी गति है, इसके अंदर 2 प्लेटें इस प्रकार से आमने सामने आती है, इस प्रकार से आमने सामने आती है। तो मित्रों इसमें जो भारी प्लेट होगी वो क्या होगा? हल्की प्लेट के नीचे दस करके हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है और उससे ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। इसके बाद में मित्रों अपसारी गति, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अर्थात अभिसारी गति के अंदर तो एक दूसरे के सामने आएंगी, जबकि अपसारी गति के अंदर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया कम घटित होगी और वहां पर भूकंप वाली क्रिया ज्यादा घटित होगी। और एक है मित्रों तीसरी संरक्षी या रूपांतरित। इसमें क्या होता है? 2 प्लेटें एक दूसरे के न तो सामने आती है, न दूर जाती है और न ही एक दूसरे से टकराती है, तो इस प्रकार से वो निकल जाती है। तो ये 3 प्रकार की गतियां होती है। इसके बाद में मित्रों मेग्मा का संचलन, अर्थात मेग्मा का संचलन भी ज्वालामुखी क्रिया के लिए, ज्वालामुखी क्रिया घटित होने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, अथवा जिम्मेदार कारक है। इसके बाद में मित्रों गैसों का फैलाव, अर्थात गैसों का फैलाव होने से भी ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। अर्थात हमारी पृथ्वी के अंदर गैसों का फैलाव होता है, उससे ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं मित्रों? भूगर्भ की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? भूगर्भ की। इसके बाद में मित्रों विवर्तनिक गतिविधियां, अर्थात पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, एक प्लेट दूसरी जगह, ये कहने का मतलब स्थिर नहीं है, तो उसके कारण भी अपने भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। इसके बाद में मित्रों प्लूम का प्रसार। प्लूम का मतलब है मित्रों का मेग्मा का जो प्रसार होता है, उनके कारण भी ये क्रियाएं घटित होती है। इसके बाद में मित्रों ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, अर्थात हमारी पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है, तो उससे ज्वालामुखी क्रिया के अंदर कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ मित्रों, इसमें सबसे पहले निकलने वाली जो चीज है ये होती है गैसें। ये गैसें धुआंरे या पिरोल्स के नाम से माध्यम से निकलते हैं। और इसमें जो सर्वाधिक जो गैस निकलती है वो होती है मित्रों जलवाष्प। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि परीक्षा के अंदर वो आपसे पूछेगा कि ज्वालामुखी क्रिया के अंदर सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली कौन सी गैस है, तो आपको इसका जवाब क्या देना है मित्रों? जलवाष्प। क्या दोगे मित्रों? जवाब है जलवाष्प। इसके बाद में देखो मित्रों आगे, जलवाष्प के बाद में मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें भी इसके माध्यम से बाहर निकलती है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी इन गैसों के अंदर देखो मित्रों कि ये जो यूएस है यहाँ पर 1000 द्वारों की घाटी है, अर्थात यहाँ पर ये इसमें से बाहर निकलते हैं। इसके बाद में आ जाओ मित्रों गर्म जल। गर्म जल के अंदर इसको अपन उष्णोस्त्र या ग्लेशियर या गीजर के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में ये जो गर्म जल बाहर निकलता है ये अपने भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद इसमें देखो मित्रों ओल्ड फेथफुल गैसर, ये यूएसए के अंदर है और इसके माध्यम से ये अमेरिका के अंदर है और इसमें गैसर वगैरह निकलते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों चट्टाने, अर्थात जब ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है तो उसमें अपने कुछ चट्टाने भी बाहर निकलती है और उन चट्टानों को, जैसे मान लो टोस चट्टान है तो उसको टेपरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? टेपरा के नाम से। इसके बाद में मित्रों अगर मान लो वो चट्टान तरल अवस्था में निकलती है तो उसको लाहर, अर्थात कीचड़नुमा अवस्था में बाहर निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे मित्रों? लाहर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों अगर वो सेब के आकार में, एप्पल यानी सेब के आकार में अगर वो बाहर निकल रही है तो उसको बोल्डर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों अगर अखरोट के आकार में निकल रही है तो उसको बम, क्या कहेंगे मित्रों? उसको बम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों अगर वो मटर या चने के आकार में निकल रही है तो उसको लेपिली के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों आगे आ जाओ। इसके बाद में
हाँ, अब देखो मित्रों, लावा के प्रकार। लावा जानते हो क्या मित्रों? लावा का मतलब है मित्रों, जब ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है तो उसके अंदर से जो गर्म गर्म मिट्टी या गर्म पानी और मिट्टी का जो मिश्रण बाहर निकलता है, तो जब तक वो हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में या हमारी पृथ्वी के अंदर रहेगा तो उसको मलबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मलबा। और जब वो हमारी पृथ्वी के ऊपर बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या कहते हैं अपने? लावा। तो देखो मित्रों, लावा ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मित्रों? दो प्रकार का। और इसमें पहला है पेरिडोटाइट मैग्मा। पहला क्या है मित्रों? पेरिडोटाइट मैग्मा। ये जो पेरिडोटाइट मैग्मा होता है मित्रों, ये सारी प्रकृति का होता है। सारी प्रकृति का मतलब ये है मित्रों कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अर्थात इसमें क्या होता है मित्रों? सिलिका की मात्रा कम होती है। और मित्रों इससे धातुएं निकलती है। धातुओं का मतलब है मित्रों कि अपने ये जो धात्विक खनिज हैं वो ज्यादातर ये जो जहां पर उसी स्थान से निकलते हैं जहां पर पेरिडोटाइट प्रकृति का मलबा या लावा बाहर निकलता है। और जैसे अपने ये महाराष्ट्र के अंदर जैसे दक्कन का पठार वगैरह वाला ये जो एरिया है, यहाँ पर अपने धात्विक खनिज खूब सारी निकलती है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, इसमें बेसाल्टिक चट्टाने बनती है और इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और मित्रों आप लोगों को पता होगा काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, काली मिट्टी को अपन रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पर कपास का खूब सारा उत्पादन होता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, ये जो पेरिडोटाइट मैग्मा है इसके कारण पठार या मैदान का निर्माण होता है। और इसकी एक विशेषता ये है मित्रों कि ये बहुत अधिक गहराई से प्राप्त होता है। अर्थात ये पृथ्वी के अंदर बहुत ही अधिक गहराई से बाहर निकलता है। तो इसको इस कारण से इसका ये महत्व है। इसके बाद में मित्रों जो दूसरे प्रकार का जो मैग्मा है उसका नाम है मित्रों रायोलेटिक मैग्मा। क्या है मित्रों इसका नाम? रायोलिटिक मैग्मा। और ये अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकार का है ये? अम्लीय या सिलिका प्रकार का, अर्थात अम्लीय प्रकृति का है। और इसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। अर्थात हम लोग दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात पेरिडोटाइट मैग्मा की अपेक्षा ये जो रायोलिटिक मैग्मा है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और इसमें देखो मित्रों इससे जो चट्टाने बनती है वो ग्रेनाइट समूह की चट्टाने बनती है। और इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल मिट्टी के अंदर मित्रों अपने मक्का की इनकी ज्यादा फसल होती है। अर्थात जिस स्थान पर भी लाल मिट्टी ज्यादा मिलेगी तो वहां पर मक्का का उत्पादन अधिक होगा। इसके में देखो मित्रों इससे जो स्थलाकृति बनती है वो पर्वत का निर्माण होता है। कहने का मतलब है ये क्या होता है मित्रों, इसमें कीचड़ वाली स्थिति ज्यादा होती है तो ये ज्यादा फैल जाता है। तो इसके कारण मित्रों अर्थात ये क्या है गाढ़ा कम होता है। तो इससे देखो मित्रों पठार और मैदान का निर्माण हो रहा है जबकि यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो रहा है। और ये अपेक्षाकृत कम गहराई से, अर्थात पेरिडोटाइट की अपेक्षा ये कम गहराई से निकलता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे सामने है मित्रों ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियां। ये जो ज्वालामुखी क्रिया है इससे दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। कितने प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है मित्रों? दो प्रकार की। और वो दो प्रकार की कौन कौन सी मित्रों? एक तो है हमारे धरातल के ऊपर, एक तो हमारे धरातल के ऊपर, और एक है मित्रों भूगर्भ, अर्थात पृथ्वी के अंदर ही। पृथ्वी के अंदर ही जब ये ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है, कहने का मतलब ये है मित्रों जैसे मान लो आप, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अभी से हमारी पृथ्वी में यहां से मान लो मित्रों इस स्थान से ये गर्म लावा बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है मित्रों? इस प्लग या इस नली के माध्यम से ये गर्म लावा बाहर निकल रहा है। अब अगर मान लो ये गर्म लावा मित्रों यहाँ रास्ते में कहीं जम करके कोई स्थलाकृतियां बना दे तो वो भूगर्भीय की स्थलाकृतियां होगी। और मान लो मित्रों ये क्रेटर या इस प्लग से बाहर निकल करके यहाँ पर कुछ स्थलाकृतियां बना रहा है तो ये धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। इस प्रकार से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखो मित्रों पानी पी लेता हूं। अब देखो मित्रों इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि धरातलीय स्थलाकृतियां कौन कौन सी है मित्रों।
तो धरातलीय स्थलाकृतियों में देखो मित्रों, जो सबसे पहली जो स्थलाकृति है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु का मतलब है मित्रों कि जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी के ऊपर से ये ज्वालामुखी क्रिया घटित हो रही है, तो ये गर्म लावा बाहर निकल करके इससे इस प्रकार से सिंडर शंकु, यानी इस प्रकार से ये पर्वतनुमा, इस प्रकार से ये स्थलाकृति बन जाएंगी, इसको सिंडर शंकु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों सिंडर ट्री। सिंडर ट्री में क्या है, सिंडर शंकु पर शाखाओं के रूप में, अर्थात इसकी छोटी छोटी शाखाएं इस प्रकार से अलग बन जाए, इस प्रकार का ये शंकु बन जाए, तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, सिंडर ट्री। क्या कहेंगे मित्रों इसको, सिंडर ट्री। अब देखो मित्रों, इसमें आपको ये एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से ज्वालामुखी क्रिया में बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। अब वो स्थलाकृतियां अपन दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, एक तो धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियां और एक हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में बनने वाली स्थलाकृतियां। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियां तो कौन कौन सी है और भूगर्भ के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। तो देखो मित्रों, धरातल के ऊपर वाली पढ़ रहे हैं अपन, तो सबसे पहले सिंडर शंकु पढ़ा, फिर सिंडर ट्री पढ़ा, इसके बाद में अम्लीय लावा शंकु, अर्थात इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद में मित्रों सारीय लावा शंकु, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसके बाद में आता हूं मित्रों मिश्रित या कंपोजिट शंकु, इसमें ट्रेपा व लाहर की एकांतर परतों के रूप में जमाव पाया जाता है। इसके बाद में मित्रों परपोषी शंकु, वृहद शंकु में कई अन्य शंकुओं का निर्माण, अर्थात कोई वृहद शंकु बन गया, अब उसमें मान लो और कोई छोटे छोटे शंकु बन जाएं, तो उससे जो शंकु बनेगा उसको परपोषी शंकु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों मेसा का पठार, विशाल पठार नुमा आकृति, इसे मेसा का पठार बोलते हैं, और इसमें पाट प्रदेश का निर्माण भी होता है। और मित्रों ये जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का जो किला है, जिसके बारे में अपन खूब पढ़ते हैं खूब सुनते हैं, ये चित्तौड़गढ़ का किला भी मित्रों मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। और ये मेसा का पठार ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली धरातलीय स्थलाकृति है। इसके बाद में आगे आ जाओ मित्रों, हाँ देखो, अब देखो मित्रों ये जो मेसा का पठार है, अगर मान लो इसकी कोई लघु आकृति हो, इसकी कोई लघु आकृति हो, तो इस लघु आकृति को बूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, बूटी। इसके बाद में आ जाओ मित्रों क्रेटर। क्रेटर का मतलब है कि ये ज्वालामुखी का जो मुख, मुंह या मुख है, अर्थात जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का भूगर्भ है। अब इस भूगर्भ के अंदर इस नली के माध्यम से गर्म लावा बाहर निकल रहा है, अर्थात ये मलबा बाहर निकल रहा है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर आकर लावा का नाम दे दिया जाता है इसको। तो इसका ये जो मुख है, इस मुख को, जिस प्लग या नली से ये गर्म लावा बाहर निकल रहा है, इसके मुख को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों काला डेरा, एक शब्द आया है, तो अगर मान लो ये क्रेटर का आकार बड़ा हो गया है, अगर अर्थात इस मुंह का आकार इस प्रकार से बढ़ जाए, तो इस बड़े हुए आकार को काला डेरा के नाम से जाना जाता है, काल डेरा। और इसके बाद में मित्रों घोंसलेदार क्रेटर, अर्थात क्रेटर के अंदर नया क्रेटर बन जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे मित्रों, घोंसलेदार क्रेटर। इसके बाद में आ जाओ मित्रों पलग या डाट, अर्थात ज्वालामुखी नाल के मेग्मा के सूख कर जमने से, अर्थात मित्रों मान लो यहाँ पर ये मेग्मा सूख करके जम जाए और यहाँ पर इस नली के ऊपर डाट लग जाए, तो इस डाट को पलग या डाट के नाम से जाना जाता है। तो देखो मित्रों, अब इसमें मैं आप लोगों को ये जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया के अंदर जो धरातल के ऊपर वाले भाग पर जो स्थलाकृतियां बनी है, उनका एक चित्र दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो इसमें, हाँ ये देखो मित्रों, ये देखो इस प्रकार से, ये देखो मित्रों ये गर्म लावा बाहर निकल रहा है, ये गर्म लावा बाहर निकल रहा है, और इस प्रकार से ये देखो मित्रों ये आपके शंकुओं का निर्माण हो रहा है। ये देखो इस प्रकार से ये शंकुओं का निर्माण हो रहा है, ये इस प्रकार से ये शंकु बनते हैं। इसके बाद में आगे आ जाओ मित्रों, अब हम लोग वापस टॉपिक पे चलते हैं अपने। अब अपन ने ये धरातलीय स्थलाकृतियां पढ़ ली, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे
भूगर्भिक स्थलाकृतियां। क्या पढ़ेंगे मित्रों? भूगर्भिक स्थलाकृतियां। तो इसमें देखो मित्रों, भूगर्भिक स्थलाकृतियों के अंदर जो पहली स्थलाकृति है वो है आपके लोकोलित। कौन सी है मित्रों? लोकोलित। और ये लोकोलित मित्रों गुंबद नुमा उत्तल जमाव, अर्थात उत्तल और अवतल तो आप लोग जानते हो ना, ये उत्तल जमाव है। तो इसको इस प्रकार की ये आकृति जो बनी हुई है इसको लोकोलित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों, ये जो लोकोलित है ये स्थलाकृति अपने न्यूनतम गहराई पर पाई जाती है। अर्थात हम लोग पृथ्वी के भूगर्भ में या पृथ्वी के अंदर देखेंगे तो जो अपने को सबसे पहली स्थलाकृति मिलेगी न्यूनतम गहराई पर, वो किस नाम से जानी जाएगी मित्रों? लोकोलित के नाम से जानी जाएगी। तो मित्रों ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि न्यूनतम गहराई पर पृथ्वी के भूगर्भ में ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो वो आपको क्या ध्यान रखना है मित्रों? लोकोलित है। वो कौन सी है मित्रों? लोकोलित। इसके बाद में मित्रों लोपोलित। इसके बाद में क्या है? लोपोलित। तो लोपोलित क्या है मित्रों? प्याली नुमा या प्याली मुखी अवतल या तसरी नुमा जो जमाव है इस प्रकार का, ये जो तसरी नुमा जमाव है ये लोपोलित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों फेकोलित। इसके बाद में क्या है? फेकोलित, अर्थात लहर नुमा, अर्थात लहर नुमा, इस प्रकार से लहर नुमा जो ये जमाव है ये फेकोलित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों बेथोलित। इसके बाद में क्या है? बेथोलित। तो ये मित्रों इसके बेथोलित के कुछ अन्य नाम भी हैं और एग्जामिनर वो आपके अंदर परीक्षा के अंदर आपसे पूछ सकता है इन नामों से संबंधित। बेथोलित का अन्य कौन सा नाम है? तो जैसे एक है माइस्कंद, अध्यशेल, और ये मित्रों सर्वाधिक गहराई से में पाए जाने वाली स्थलाकृति है। अर्थात हमारी पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी क्रिया से जो बनने वाली स्थलाकृति है तो उनके अंदर जो सर्वाधिक गहराई पर पाई जाने वाली स्थलाकृति है वो कौन सी है मित्रों? बेथोलित। और ये सर्वाधिक गहराई पर पाई जाती है, सर्वाधिक वृहद स्थलाकृति है। इसके बाद में मित्रों डाइक। डाइक स्तंभ नुमा ऊर्ध्वाधर जमाव। ऊर्ध्वाधर का मतलब है मित्रों ऊपर से नीचे, अर्थात जो खड़ा जमाव है उसको ऊर्ध्वाधर जमाव भी कहेंगे अपन, और ये डाइक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो खड़ा जमाव है ये डाइक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों आगे। अब देखो आगे, हाँ सिल। इसके बाद में कौन सी स्थलाकृति आई है मित्रों? सिल परत नुमा सेतीजीय जमाव। सेतीजीय का मतलब आड़ा जमाव। मित्रों भूगोल, अगर भूगोल विषय के अंदर दो शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है खड़ा जमाव, और एक आता है क्षैतिजीय। क्षैतिजीय का मतलब आड़ा जमाव। अर्थात ऊर्ध्वाधर को अपन ये कह सकते हैं जैसे उत्तर से दक्षिण, और क्षैतिज को अपन क्या कह सकते हैं मित्रों? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इसके बाद में आ जाओ मित्रों ज्वालामुखी के प्रकार, अर्थात ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो इनमें देखो मित्रों ये जो प्रकार है ये उद्गार या अंतराल के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं ज्वालामुखी के। कितने प्रकार हैं मित्रों? 3 प्रकार हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मित्रों जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी का मतलब है मित्रों कि जिनके अंदर वर्तमान में लगातार मलबा या लावा का उद्गार हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे मित्रों? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखो मित्रों इसमें अर्थात जिनमें वर्तमान में उद्गार हो रहा है उसको क्या कहेंगे मित्रों? उद्गार किसका हो रहा है? लावा या मलबा का। अर्थात ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार वर्तमान में भी लावा या मलबे का उद्गार कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे मित्रों? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखो मित्रों आगे इसमें देखो माउंट कोटापेक्षी, ये अर्थात इसके अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, और वो एग्जाम्पल देखो मित्रों ये माउंट कोटापेक्षी, ये इक्वेडोर, ये जो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहां पर इक्वेडोर नाम का एक देश है, और उस देश के अंदर ये माउंट कोटापेक्षी नाम का ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अर्थात ये सर्वाधिक ऊंचे भाग पर स्थित है, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये क्या है? सक्रिय है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों स्ट्रोम्बली,
ये स्ट्रोम्बली मित्रों सिसिली द्वीप के ऊपर है और इटली के अंदर है। इटली कहां पर है मित्रों? यूरोप महाद्वीप के अंदर। कहां पर है मित्रों? यूरोप महाद्वीप के अंदर। तो देखो मित्रों, ये जो स्ट्रोम्बली है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि मित्रों ये जो इटली है ये इटली भूमध्य सागर के पास में ही है। तो ये हमेशा कंटिन्यू अपना प्रकाश या अपनी लाइट फेंकता रहता है, अर्थात इसके अंदर गर्म लावा आग के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो कोई भी जहाज वगैरह वाले जब भूमध्य सागर से जाते हैं तो उनको ये दिख जाता है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये आ गया। आप देखो मित्रों, बेरन, ये बेरन ज्वालामुखी है और ये मध्य अंडमान में, अर्थात अपने भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अपने को ये चीज तो ध्यान में होनी ही चाहिए कि भारत के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरन के नाम से है, और ये कहां पर है मित्रों? मध्य अंडमान में। अर्थात जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको अपन मित्रों 3 भागों में पढ़ते हैं बांट करके, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो ये बेरन द्वीप कहां पर है मित्रों? मध्य अंडमान में। अगर ये ऐसे याद नहीं रखता तो इसको ऐसे याद रख लेना कि जैसे मान लो कोई बेरन औरत होती है, अपन अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि तू बेरनी है क्या, तो बेरन अगर कोई होती है तो वो कहाँ आकर के बैठती है? मध्य भाग में। तो उसका मतलब क्या है कि वो मध्य अंडमान के अंदर ये बेरन द्वीप पाया जाता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। क्या है मित्रों? ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, मोना लोआ, ये हवाई द्वीप समूह जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है, उस राज्य के अंदर ये मोना लोआ नाम का ज्वालामुखी है और ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा ज्वालामुखी है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था मित्रों इसके बारे में कि विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? मोना लोआ हवाई द्वीप समूह में। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, माउंट ताल, ये फिलीपींस के अंदर है और विश्व का सर्वाधिक छोटा ज्वालामुखी है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, माउंट एटना, ये इटली के अंदर है। कहां पर है मित्रों? ये माउंट एटना इटली के अंदर। इसके बाद में देखो मित्रों, पिनाटुबा, ये फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप के अंदर ही एक छोटा सा राष्ट्र है और इटली यूरोप में है। आगे देखो, इसके बाद में आ जाओ मित्रों, मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। अब देखो मित्रों, मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहेंगे अपने? अर्थात जिसके अंदर वर्तमान में भी उद्गार नहीं हो रहा है और भविष्य के अंदर भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को अपन मित्रों मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरण है मित्रों, जैसे पहला उदाहरण दिया है इसने माउंट एकांगुआ, ये अर्जेंटीना और जो चिली है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है और ये दोनों ही राष्ट्र कौन से महाद्वीप में मित्रों? दक्षिण अमेरिका। कहां पर है मित्रों? ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा है। इसके बाद में माउंट पोपा, ये माउंट पोपा साहब म्यांमार में है और म्यांमार कहां पर है मित्रों? भारत के पूर्वी भाग में। अर्थात आप लोगों ने भारत का मानचित्र देखा होगा, इस प्रकार से हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं। जैसे मान लो ये अपने भारत का मानचित्र है साहब, सांकेतिक है। क्या है मित्रों? सांकेतिक है। तो अपने ये इधर 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्य हैं, ऊपर ही ऊपर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड से नीचे आएंगे तो मणिपुर, मणिपुर से नीचे आएंगे तो मिजोरम, और इधर ये त्रिपुरा, इधर ये मेघालय, यहाँ पर ये मेघालय आ जाएगा और ये असम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 7 राज्य हैं। तो इसके पास में यहीं पर ये म्यांमार, कौन सा राष्ट्र मित्रों? म्यांमार। तो ये
माउंट पोपा कहां पर है मित्रों? म्यांमार के अंदर। इसके बाद में देखो मित्रों ये देवबंद, ये ईरान के अंदर है, भारत के पश्चिम की तरफ, इधर यहां पर होगा ये, भारत के पश्चिम की तरफ यहां पर देवबंद ईरान में। को सुल्तान ये भी ईरान में है। और किलीमंजारो ये कहां पर है मित्रों? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। इसके बाद में आ जाओ आगे। अब हम लोग जो ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तीसरा प्रकार, वो है मित्रों प्रसुप्त या सुसुप्त, अर्थात जिनके अंदर वर्तमान में तो कोई ज्वालामुखी या मलबे या लावे का उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है साहब। कब होने की संभावना है? भविष्य में, अर्थात वर्तमान में तो नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और इसके उदाहरण है मित्रों कुछ, जैसे फ्यूजियामा, ये जापान के अंदर है। कहां पर है मित्रों? ये जापान के अंदर है। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन बहुत ही मोटिवेटेड, अर्थात इसके जो नागरिक है मित्रों, उन नागरिकों के अंदर ऐसी स्वामी भक्ति है कि वो विश्व के अंदर हमेशा ये सोच रखते हैं कि मेरा देश विश्व के अंदर सबसे आगे होना चाहिए। तो ये जापान के बारे में था मित्रों। इसके बाद में आ जाओ मित्रों क्राकोटोवा, ये इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पर है मित्रों? इंडोनेशिया के अंदर। इसके बाद में मित्रों विसुवियस इटली के अंदर है। कहां पर है मित्रों? इटली के अंदर। इसके बाद में आ जाओ मित्रों नारकोंडम, ये उत्तरी अंडमान के अंदर है। ये कहां पर है? उत्तरी अंडमान के अंदर। बेरन, जो अपन ने जागृत ज्वालामुखी पढ़ा था भारत का एकमात्र, वो तो मध्य अंडमान में था। और ये जो नारकोंडम, ये मृत सुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी का जो प्रकार है नारकोंडम, ये कहां पर है मित्रों? उत्तरी अंडमान में। इसके बाद में देखो मित्रों, एक अपने विद्वान हुए हैं लेक्रायक्स महोदय। क्या नाम है इनका? लेक्रायक्स महोदय ने ज्वालामुखी विस्फोट के दृश्य के आधार पर, अर्थात उससे किस प्रकार की आकार या किस प्रकार की डिजाइन बनती है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब मित्रों एक तरीके से ये मानो कि गर्म अर्थात अंगारेनुमा लावा बाहर निकलता है, तो उससे किस प्रकार के दृश्य बनते हैं, उन दृश्यों के आधार पर उन्होंने ज्वालामुखियों के प्रकार बताए हैं। और इन्होंने कितने प्रकारों में बांटा मित्रों? 6 प्रकारों में। तो देखो मित्रों आगे, अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मित्रों दरारी उद्गार वाले, अर्थात ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार एक दरार के माध्यम से हो रहा है, उनको अपन क्या कहेंगे मित्रों? दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसके बाद में आ जाओ मित्रों हवाईयन तुल्य, अर्थात हवाईयन तुल्य का मतलब अपन ये कह सकते हैं मित्रों कि इनको शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं, अर्थात इनके अंदर जब उद्गार होता है तो ज्यादा ये विस्फोटक नहीं होते, तो ये शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आ जाओ मित्रों स्ट्रोम्बली तुल्य, ये क्या नाम है इनका? स्ट्रोम्बली तुल्य। ये इटली के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं मित्रों? इटली के अंदर। और इनको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इनको? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसके बाद में आ जाओ मित्रों वल्केनो तुल्य, वल्केनो जो ज्वालामुखी है ये इटली में पाए जाते हैं। और इनका आकार मित्रों जो अपने फूल गोभी होती है, सब्जी होती है ना फूल गोभी, उसके आकार में होता है। इसके बाद में आ जाओ मित्रों विसुवियस तुल्य, ये भी इटली में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं मित्रों? इटली के अंदर। फिर है मित्रों पिलियन तुल्य, ये मार्टिनेक द्वीप समूह, जो वेस्ट इंडीज है, अर्थात अपने जो पश्चिमी द्वीप समूह के जो राष्ट्र है, वहां पर जो वेस्ट इंडीज में मार्टिनेक द्वीप समूह है, यहाँ पर ये इस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं मित्रों। और ये सर्वाधिक भयंकर, विस्फोटक और विनाशकारी प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो मित्रों इसमें याद रखने वाली की चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि जो शांत ज्वालामुखी हैं वो कौन से हैं मित्रों? हवाईयन तुल्य। स्ट्रोम्बली को कहाँ का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वल्केनो तुल्य फूल गोभी आकार का कौन सा ज्वालामुखी है? तो वो वल्केनो है। सर्वाधिक भयंकर, विस्फोटक और विनाशकारी प्रकृति का कौन सा ज्वालामुखी है? तो वो कौन सा है मित्रों? पिलियन तुल्य।
कौन सा है मित्रों? पीलियन तुल्य। अब मैं पानी पी लूं एक बार। हाँ देखो मित्रों, इसके बाद में देखो मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखो मित्रों, अब अपने मित्रों ये एक ये टू जो विल्सन नामक के विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक उष्ण स्थल सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया मित्रों इन्होंने? उष्ण स्थल सिद्धांत। और उन्होंने ये जो उष्ण स्थल सिद्धांत दिया है, ये ज्वालामुखी उत्पत्ति से ही संबंधित है। अर्थात इसका संबंध किससे है? उष्ण स्थल सिद्धांत का ज्वालामुखियों की उत्पत्ति किस प्रकार से अंतरा प्लेटों के माध्यम से हुई है, वो सारी चीजें उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर बताई है। तो अपने को ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है मित्रों? ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से। इसके बाद में देखो मित्रों, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको। अपन जो पढ़ रहे थे, हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो भूगर्भिक स्थलाकृतियां बनती है, वो किस प्रकार की है? तो देखो मित्रों, इसमें ये देखो, ये इस प्रकार से अपने लावा का प्रवाह होता है। तो ये देखो मित्रों, नीचे ही नीचे यहाँ पर बेथोलित, ये देखो बड़ी सारी ये स्थलाकृति दिखाई दे रही है, ये बेथोलित के नाम से जानी जाती है। ये लेखोलित बताया था मित्रों मैंने आपको, उत्तल जमाव। ये देखो, ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगी, इसको लेखोलित के नाम से जाना जाता है। ये लेपोलित में देखो मित्रों, अवतल जमाव ये। और ये डाइक देख लो मित्रों, ये डाइक इस प्रकार से ये, और ये सिल देख ही लिया था अपन ने इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से अपने भूगर्भिक स्थलाकृतियां हैं। कौन सी स्थलाकृतियां मित्रों? अर्थात ज्वालामुखी क्रिया से दो प्रकार की स्थलाकृतियां बढ़ती है, एक तो धरातल के ऊपर और एक भूगर्भ के अंदर। तो ये आज अपना टॉपिक था मित्रों। अब आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम लोग जो हमारे भूगोल विषय का लास्ट टॉपिक है, पर्यावरणीय समस्याएं, उसको लेकर के आएंगे कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका हमारे एग्जाम के अंदर क्या योगदान है। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।